बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बी शरह ली सदरी वयस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और वो इस सीरीज़ के लिए जो है वो टाइम दे रहे हैं। एक्चुअली ये जो सीरीज़ है जिसका नाम है द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इस्लामिक लाइफ, ये हमारे RSK फार्मूला का जो है वो एक बड़ा अहम पार्ट है। RSK फार्मूला के हवाले से मैं काफ़ी डिटेल में जो है वो पहले भी अपने स्टूडेंट्स को बता चुकी हूँ कि ये एक ऐसा फार्मूला है जो मैंने खुद बनाया और मैंने सोसाइटी के अंदर ये चीज़ देखी कि जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जो कि कंपटीशन में समटाइम्स बहुत कम परसेंटेज पर जो है वो रिज़ल्ट आ रहा होता है, तो स्टूडेंट्स को अपनी जो है वो अपने जनरल नॉलेज को इन्हांस करने के साथ साथ और अपने आप को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैपेबल बनाने के साथ साथ जो है वो दो एक ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें उन्हें अपना उन्हें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि अगर वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जो है वो ज़्यादा कंपटीशन होने के बाइस जो है वो क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट उनके पास जो है वो एक बैकअप मौजूद होना चाहिए, जिसके लिए हमने डिजिटल स्किल्स का भी साथ आगाज़ किया है कि हम एक क्लास जो है वो वीक में डिजिटल स्किल के हवाले से लेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब तक हमारी लाइफ में इस्लाम नहीं है, जब तक हम इस्लाम से दूर हैं, हमारी लाइफ में कुरान नहीं है और हम अपनी ज़िंदगी की तमाम बातें जो भी आज मॉडर्न दुनिया में हैं उनको पुराने लिहाज से जो है वो नहीं समझते हैं, तो हमारा नॉलेज जो है वो वेस्ट है। हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत मैनुअल है कुरान पाक की सूरत में, जिसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो समझ सकते हैं। तो चाहे हम लाइफ की किसी भी फील्ड में हों, चाहे वो एज अ स्टूडेंट हैं या एज अ जो है एज अ वर्कर हैं, या हम लाइफ में किसी भी जगह पर कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में इस्लाम का होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी रूटीन को जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जो नेचर को इस तरह करके बयान करता है कि इंसान अगर नेचर के हिसाब से चल रहा है तो उसकी लाइफ टोटली परफेक्ट है। ओके, तो उस हवाले से जो है वो हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया जिसका नाम है द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इस्लामिक लाइफ। अब RSK फार्मूला के बारे में आपको बता चुकी हूँ, और ये जो सीरीज़ जिसका हमने आगाज़ किया है, इसका जो मेन मकसद है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि इसका जो मेन मकसद है वो है कि आपको एक पहला स्टेप लेने की तरफ मोटिवेट करना है। वरना मैं जो आपको लेक्चर दे रही हूँ, मैं भी एक कॉमन पर्सन हूँ, आप भी एक कॉमन पर्सन है, जो कि हमारी सोसाइटी में एक रुझान पाया जाता है कि शायद जो दीन है उसको सीख वो उसको सीखना बड़ा मुश्किल है, उसको एक कॉमन पर्सन जो है वो नहीं सीख सकता। ये हमें अपने लाइफ के बाकी सारे काम छोड़कर पहले दीन को सीखना पड़ेगा, और उसको हमें सीखते सीखते पूरी लाइफ लग जाएगी, तो हम बाकी काम किस वक्त करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि हमें अपनी डिग्रीज छोड़ देनी चाहिए, तभी जाकर जो है वो हम इस्लाम की जो है वो डेप्थ नॉलेज में जा सकते हैं। देखिए, एक कॉमन पर्सन जो है जो कि कोई आलिम नहीं है, या उसने किसी मदरसे में जाके जो है वो 3 से 4 साल नहीं लगाए हैं, बल्कि वो बचपन से ही उसने जब कुरान पाक पढ़ा और उसी मस्जिद में ही उसने कुछ चीज़ों को समझा, तो वो भी जो है आज इस्लामिक दुनिया में अपना एक अहम किरदार अदा कर सकता है। देखिए, एक आलिम का काम तो टोटली ही दीन की खिदमत करना होता है, लेकिन एज अ एक कॉमन पर्सन हम भी इस्लाम को सीख सकते हैं, हमें भी इस्लाम को सीखना होगा, और जिससे हम अपनी जो हमारी डोमेन है, जो हमारी सिंपल लाइफ है, उसको हम इस्लाम के मुताबिक कर सकें, और जितना हम सीखें उसको दूसरों को सिखाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम उसके लिए जो है वो 6 से 7 साल या 8 साल हम किसी मदरसे में जाकर लगाएं, या हमें डिग्रीज़ को छोड़ देना चाहिए या नहीं।
इस्लाम तो ज़िंदगी के हर पहलू को कवर करता है। वो आपको बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो 24 घंटे कुरान पाक बैठ कर पढ़ें, या 24 घंटे आप सजदे में पड़े रहें। नहीं, आपको अपनी दुनिया के बाकी काम भी करने हैं। तो बहैसियत एक कॉमन पर्सन कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ। मैंने भी ये चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट सोर्सेस से सीखने की कोशिश की है और इस चीज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। जितना मैं इसको समझ सकी हूँ उस हिसाब से आप तक जो है वो मैं इसको पहुंचाऊंगी कि हम बहैसियत एक कॉमन पर्सन हम अपने करैक्टर को कैसा करें, या हमें किन सोर्सेज से जो है वो दीन को सीखना चाहिए, उसकी नो हाउ रखनी चाहिए और फिर उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में लेकर आना चाहिए। बहैसियत एक कॉमन पर्सन कि इस्लाम को सीखना और इस्लाम को प्रैक्टिकल में लेकर आना सिर्फ सिर्फ उलमा का या आलिम का काम नहीं है, बल्कि एक कॉमन पर्सन भी जो है वो इस्लाम के अंदर अपनी क्या क्या खिदमत सर अंजाम दे सकता है। तो आपने इन लेक्चर्स को इन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर कोई गलती हो तो आपने मुझे उस चीज़ पर इन्फॉर्म करना है ताकि मैं उस चीज़ को करेक्ट कर सकूं और मैं डिफरेंट रिसोर्सेज से जब उसका कंटेंट जो है वो इकट्ठा करूं, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत अथेंटिक रिसोर्सेज के ज़रिए से इस लेक्चर में जो भी मैं कंटेंट आपके सामने पेश करूं, कुरान और हदीस तो बहुत अथेंटिक रिसोर्स है, उससे बड़ा तो कोई रिसोर्स है ही नहीं। इसके अलावा कोई एक ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक जिस पर हम कुरान और हदीस को जो है वो देख रहे हैं, और इसके अलावा जो कुछ रिसोर्सेज सोर्स जो हैं वो अब जिस तरह से कुरान और हदीस के मैंने ज़िक्र किया, इस तरह से ऐसी बहुत सारी प्रोडक्टिव इस्लामिक वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अगर एक टॉपिक को लिखते हैं तो उससे रिलेटेड आपको हदीस और पुरानी आयात का जो है वो पता चल जाता है, और आप फिर डिफरेंट ट्रांसलेशन वाले कुरान से जाकर उसकी जो है वो ट्रांसलेट उस आयत की देखते हैं, फिर उसकी तफसीर डिफरेंट जो किताबों से जाकर देखते हैं। इसके अलावा मैं अपने सोर्स में सबसे ज़्यादा जो है वो शुक्रगुजार हूँ यूथ क्लब मेंबर्स की। यूथ क्लब में ख़ास तौर पर अली भाई की, मैं उनके लेक्चर जो है वो ख़ास तौर पर सुनती रहती हूँ, और उनके लेक्चर काफ़ी रिसर्च बेस्ड होते हैं और उन्होंने काफ़ी टाइम जो है वो दीन को सीखने में लगाया है, और मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ। और उन्होंने एक मॉडर्न लाइफ में रहते हुए हम दीन को किस तरह से अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, उन्होंने उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो वो यूथ क्लब के मेंबर हैं, और यूथ क्लब के बाकी मेंबर्स की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो उनके जो लेक्चर्स आते हैं उनको मैं बड़ा गौर से सुनती हूँ, और उसके ऊपर फिर सीखने की रिसर्च करने की कोशिश करती हूँ, और फिर उसमें से जो कंटेंट मैं निकालती हूँ वो फिर मैं अपने स्टूडेंट्स तक जो है वो डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप कि आपको इस सीरीज़ की समझ आ गई होगी कि आपने इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इस्लामिक लाइफ को। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कि हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रोक्रेस्टिनेशन का लफ्ज़ जो है वो सुन रखा होगा, कि इसका मतलब है कि जब हम सिर्फ एक चीज़ को बैठकर सोचते रहते हैं और उसको अपने प्रैक्टिकल में लेकर नहीं आते हैं हम, यानी कि जिस वक्त हमने एक चीज़ को करने का डिसीजन लेना होता है हम उस वक्त पर वो डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपना जो भी टास्क सोचते हैं उसको डिले कर रहे होते हैं, फिर इतना हम उसको डिले कर देते हैं कि जब हम उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं तब तक उसको प्रैक्टिकल में लाने का वक्त ही गुजर चुका होता है। तो आप देखते हैं कि मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी ये मसला होगा कि वो ये सोचते हैं कि जी हम आज ये काम कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इसी तरह वो सोचते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, और फिर एक टाइम आता है कि एग्ज़ाम सर पर होते हैं लेकिन वो इस चीज़ को उस वक्त अब वो उसको कर नहीं पाते। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है कि एक पर्सन किस तरह का प्रोक्रेस्टिनेटर होता है, और इसके पीछे साइकोलॉजिस्ट बहुत कुछ बताते हैं। इस हवाले से पुरानी आयात और हदीस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, और हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि हम जो काम करें उसको, जो काम सोचें उसको फ़ौरन हमें कर लेना चाहिए। वो अगर ठीक है तो हमें उसको फ़ौरन कर लेना चाहिए।
हमें देखना चाहिए कि हम ये जो एक टास्क कर रहे हैं और हमें पता है ये टास्क हमें फ़ायदा देगा, सोसाइटी को फ़ायदा देगा, दूसरों को फ़ायदा देगा, तो हमें फ़ौरन उसको कर लेना चाहिए। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है कि आप टास्क को डिले करते हैं, आप सोचते रहते हैं, उसको प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आते। जो डिसीजन आपने एक टाइम पर लेना होता है, उस डिसीजन को आप उस टाइम पर नहीं लेते, यानी कि आपको जो डिसीजन एक टाइम पर लेने होते वो नहीं ले रहे होते, गलत डिसीजन ले रहे होते हैं। तो इसका जो है वो काफ़ी फिर बाद में जो है वो नुकसान भी होता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को मज़ीद समझने के लिए मैं आपके साथ एक मेंढक की स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। ये स्टोरी गालिबन आपने शायद पहले भी सुन रखी होगी, द फ्रॉग इन बॉइलिंग वाटर स्टोरी। तो ये एक स्टोरी है जो हमें ये बताती है कि कितना ज़रूरी है राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना। ठीक है, अगर आप एक जो है वो एक बर्तन लें और उसमें कुछ पानी डालें और एक मेंढक उसके अंदर डाल दें और आप उसको चूल्हे पर रख दें, ये किसी ने कोई प्रैक्टिकल करके भी देखा है। तो आप मेंढक जब जैसे ही पानी में जाएगा तो वो उस वक्त बड़ा खुश होगा, क्योंकि अभी तक जो है वो हीट जो है वो बर्तन को नहीं पड़ी है और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो स्टार्ट नहीं हुआ, उसका टेम्परेचर स्टार्ट नहीं हुआ। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आग जो है वो पानी को गर्म कर रही है और उसका टेम्परेचर जो है वो पहले थोड़ा सा बढ़ता है, मेंढक को अगर फील होता है तो मेंढक का एक बिहेवियर है कि वो अपनी बॉडी को पानी की उसी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, फिर जब थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फिर अपनी बॉडी को जो है वो उस टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। फिर जब थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर पानी का एक एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट आता है जहाँ पर वो अपनी बॉडी को जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता। अब मेंढक सोचता है कि उसे जंप करना चाहिए और बर्तन से बाहर जाना चाहिए। अब जब वो जंप करने की कोशिश करता है तो वो जंप भी नहीं लगा सकता और उसके लिए जो है वो बाहर जाना भी जो मुश्किल क्या इम्पॉसिबल हो चुका है। तो अब उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि उसे उस पानी में रहकर मरना होगा। ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेंढक को गर्म पानी ने मार दिया, पानी का टेम्परेचर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से जो है वो मेंढक की डेथ हो गई। लेकिन अगर आप इसके रूट कॉजेज को देखें ना, तो मेंढक ने राइट टाइम पर ही डिसीजन नहीं लिया, वो अपनी बॉडी को उसी हिसाब से एडजस्ट करता चला गया है। और जैसे ही टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, अब उसकी बॉडी उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पा रही, जब उसने बाहर जाने का सोचा तो उस वक्त तक टाइम ख़त्म हो चुका था और वो अब बाहर नहीं जा सकता था, और रिजल्ट के तौर पर उसे जो है वो उसकी डेथ हो गई है। अब आप इस कहानी से ये सोचें कि आपकी लाइफ में भी ऐसा ही सब कुछ चल रहा होता है। आप क्या कर रहे होते हैं कि हम भी बहुत सारी लाइफ में चीज़ें करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम उसको सोचते रहते हैं, अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उस चीज़ को करने का वक्त गुजर चुका होता है, जब हम उसको प्रैक्टिकल में लेके आ रहे होते हैं। यानी कि जब हम लेजी होते हैं तो हम कहते हैं आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, हम अपने आप को जो है वो एक हिसाब में रख के जो है उस चीज़ से दूर भाग रहे होते हैं। ठीक है, तो जब वक्त आता है और फिर बाद में जब उसके नुकसानात हमें महसूस होते हैं तो उस वक्त तक जो वक्त गुजर चुका होता है, तो ये है प्रोक्रेस्टिनेशन करना। हाउ टू हाउ प्रोक्रेस्टिनेशन एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। पिछले दिनों मैं अली भाई का जो है वो एक जी, तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह से यूज़ हो रही होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो माइंड है, जब हम कुछ नहीं करना चाह रहे होते हैं तो, और वो ठीक भी होता है जो हमने करना होता है, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे होते हैं, हम उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे होते, तो हमारा जो माइंड होता है वो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म ढूंढता है। इसी तरह से प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि जब आपसे कोई टास्क हो नहीं रहा होता तो आप खुद को जो है वो सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं।
अब ये जो है ये प्रोक्रेस्टिनेटर की कुछ टाइप्स हैं कि एक प्रोक्रेस्टिनेटर कैसा होता है। सबसे पहले है दी परफॉर्मर। दी परफॉर्मर, अब आपने खुद सोचना है कि आप किस तरह के प्रोक्रेस्टिनेटर हैं। ठीक है जी। दी परफॉर्मर क्या करता है कि जब इसको कोई काम दिया जाता है, चलें एक एज अ स्टूडेंट ले लेते हैं कि जब आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपने ये चैप्टर करके लेके आना है और ये असाइनमेंट दी जाती है और इस दिन को आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो आप क्या करते हैं, जो दी परफॉर्मर होता है ना, वो सोचता है, वो कहता है कि वो इसको कर लेगा कर लेगा कर लेगा, बस वो ये सोचता रहता है और वो एट द एंड इसको कर भी लेता है, लेकिन इसके अंदर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है। काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो इसमें नुकसान उठाएगा। अब आपको एक असाइनमेंट दी जाती है, आप कहते हैं कि आप लास्ट डे पे कर लेंगे, लेकिन आप वो नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी बीच में से चीज़ें रह जाती हैं, तो फिर आपको जो है वो रिग्रेट होता है कि काश वो चीज़ पहले कर ली जाती। ऐसे लोग जो होते हैं वो जब वो ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, तो ग्रुप वाले बाकी मेंबर्स कहते हैं कि ये बड़े आराम से बैठा हुआ है, ये बैठी हुई है, तो हमें ये असाइनमेंट मिली है, तो हमें ग्रुप की सूरत में इसको करना है, लेकिन वो कहता है कि वो लास्ट पे जो है वो कर लेगा, सारा बैकअप चेकअप वो सब कुछ जो है वो तैयार है। तो एट द एंड जो है वो ना तो एक अच्छा लीडरशिप जो है वो ग्रैब कर पाता है, और ना ही वो टीम के अंदर जो है वो सही तरह से रह पाता है, और ना ही वो एक टीम को जो है वो बिल्ड कर पाता है, क्योंकि वो काम को डिले करता रहता है, टास्क को डिले करता रहता है। वो उसके तकरीबन 10% चांस होते हैं कि वो इसको कर तो लेता है, लेकिन 90% जो है वो ये चीज़ अक्सर लोगों को नुकसान देती है, क्योंकि जो चीज़ एक ग्रास रूट से जो चीज़ की जा रही होती है उसके एक अपने फ़ायदे होते हैं। लोग आपको स्मार्ट वर्क की तरफ बड़ा वो चीज़ें करेंगे, स्मार्ट वर्क अच्छा है, लेकिन उसको भी टाइम के मुताबिक जो है वो कर लेना ही बेहतर होता है कि आप उसको करें। ठीक है। दी परफॉर्मर जो है वो इस तरह का जो है वो बिहेवियर जो है वो लेकर चलता है, और ये इस तरह का प्रोक्रेस्टिनेटर होता है। दी परफॉर्मर को जो है वो आप प्रोक्रेस्टिनेटर की टाइप्स भी कह सकते हैं। परफेक्शनिस्ट, दूसरा प्रोक्रेस्टिनेटर जो होता है वो एक परफेक्शनिस्ट होता है। एक रियल स्टोरी मैं आपको एक टीचर की बताती हूँ कि मेरी एक जानने वाली हैं और वो एक टीचर बनना चाहती थी। जब भी स्टूडेंट उनके पास पढ़ने आते थे तो वो दूसरे तीसरे दिन भाग जाते थे। अब देखने वाले जो कहते थे कि इनको ये ये तो टीचर बनने का क्रेज रखती हैं और इनका तो प्रोफेशन ही टीचिंग है और इनका पैशन ही टीचिंग है, तो बच्चे जो हैं वो इनके पास ज़्यादातर टिक क्यों नहीं पाते। तो पता चला कि जी वो अपनी जो उनकी टीचिंग स्ट्रेटजी है उसमें वो परफेक्शन चाहती हैं, यानी कि वो जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाएं वो प्रैक्टिकल में भी होना चाहिए, वो जो है बच्चे उसको सिर्फ पढ़े नहीं, उसको लर्न करें, उसको सीखें, और फिर जब वो उसका रिजल्ट जो है वो उस तरह का नहीं देख पाती थी, तो वो जो है वो बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाती थी, और इस तरह से वो परफेक्शनिस्ट बनने में जो है वो अपनी वो टीचिंग एबिलिटी जो है वो खो रही थी, क्योंकि बच्चों में एक विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली उनके अंदर वो जो एक चीज़ पैदा होती है। इसी तरह से जो हमारे आजकल के यूट्यूबर हैं जो एक अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर देना चाहते हैं, अब उनके अंदर क्या होता है कि वो एक वीडियो बनाते हैं और उसको कोई वो जब तक वो मुकम्मल परफेक्ट तौर पे नहीं बन जाती है और उनको लगता नहीं है कि ये परफेक्शन में है, तब तक वो उस वीडियो को अपलोड नहीं करते हैं या उस वीडियो को बनाना ही पसंद नहीं करते हैं, और इवन के परफेक्शनिस्ट ढूंढने किस परफेक्शन ढूंढने की सूरत में वो उस काम को डिले करते चले जाते हैं, डिले करते चले जाते हैं। इसी तरह से जब हम कुरान पाक को सीखने की तरफ जो है वो अपना रुझान करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो सूरत हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद भी होनी चाहिए, उसकी ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए, उसकी सारी तफसीर भी हमें होनी चाहिए, और इसी तरह से जब हम अपनी रूटीन में से
उतना वक्त नहीं निकाल पाते हैं, तो हम सोचते हैं कि जी चलें ठीक है जी, मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, जब मैं इस काम से फ्री हो जाऊँगा तो फिर मैं ये काम करने लग जाऊँगा, ये काम मैं अपनी प्रायोरिटी में रखूँगा, मैं करूँगा या करूँगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब तक आपके पास एक परफेक्ट टाइम नहीं आ जाता, जब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं आ जाता, आप उसको करते नहीं हैं, जब ज़्यादा टाइम आता है तब भी आपके पास कोई ना कोई लैम एक्सक्यूज़ होता है। तो ऐसे जो प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं वो परफेक्शन को ढूंढते रहते हैं। तो याद रखिए कि आपको एक फर्स्ट स्टेप लेना है। जिस तरह से हमने ये एक सीरीज स्टार्ट की है, इसमें मेरा आपको समझाने का मकसद यही है कि आप एक पहला स्टेप लें एक चीज़ की तरफ। आप अपने दीन को सीखने की तरफ एक आप डेली बेसिस पर कोई एक सूरत पढ़ लें, सॉरी एक आयत आप पढ़ लें, उसको याद कर लें, चाहे वो एक लाइन की है, चाहे वो चंद अल्फाज की है, आप उसको पढ़ें, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें, डेली बेस पे आप उसको करें, अपनी हैबिट्स में उन चीज़ों को लेकर आएँ। और दीन के हवाले से कोई भी एक अच्छी चीज़ सीखें, कोई एक अच्छी हदीस सीखें, या कोई एक अच्छी इबादत सीखें, या जो भी एक मामलात में ज़कात के बारे में सीखें, सूद के बारे में सीखें, थोड़ा थोड़ा करके उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आएँ। ये जो भी मामला आपको पेश आता है उसके हवाले से आप आज यूट्यूब पर, आज नेट पर सारा कुछ मौजूद है, आप एक क्लिक पर जो है अपने क्वेश्चन का आंसर हासिल कर सकते हैं। तो आपको बड़ा रिलैक्स रहकर, लेजीनेस नहीं, रिलैक्स रहकर पेशेंस के साथ आप उस चीज़ को सर्च करें। ठीक है, अब जिस तरह से प्रोक्रेस्टिनेशन के हवाले से मैंने देखा कि एक टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन, और ये चीज़ स्टूडेंट्स को भी नुकसान देती है, तो मैंने इसको अपने कोर्स से रिलेटेड समझा, फिर मैंने इसके हवाले से बहुत सारी लेक्चर्स देखे और उसमें से कंटेंट को निकाला और फिर उसको अपने अल्फाज की सूरत में आपको समझाने की कोशिश की। तो जब आप अपने हवाले से उसकी रिसर्च करते हैं, चीज़ें एक जैसे ही होती हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो सिर्फ परफेक्शन इसको ना ढूंढें, चीज़ें परफेक्ट करें, लेकिन उसके लिए वेट करें, पहला स्टेप तो लेना, पहले स्टेप पर तो कोई परफेक्ट नहीं होता ना। द ओवर बुकर, व्हाट वी आर डूइंग इन रियलिटी, स्पेशल फॉर स्टूडेंट्स। ओवर बुकर का मतलब ये होता है कि हमने सोसाइटी के सामने एक इमेज क्रिएट कर दिया है कि मैं बड़ा बिजी हूँ या मैं बड़ी बिजी हूँ, और रियलिटी में हम वो काम कर नहीं रहे होते, हम सिर्फ अपने माइंड को ये मैसेज दे रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप सीएसएस और पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, तो रियलिटी में आप 24 घंटे में 1 घंटे पढ़ते होंगे, लेकिन जो कि पीएमएस और सीएसएस का एक इमेज क्रिएट हुआ उसके लिए बड़ा पढ़ना पड़ता है। और आपने भी अपने घर में एक इमेज क्रिएट किया होगा कि जी आप बेशक अंदर बैठ के लैपटॉप पे कुछ और कर रहे हैं, मोबाइल कुछ और यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, आपने खुद को मैसेज दिया हुआ है कि जी आप एक चेयर पे बैठे हैं, एक टेबल लैपटॉप के सामने बैठे हैं, जी आप स्टडी कर रहे हैं। तो क्या रियलिटी में आप स्टडी कर रहे हैं? आप कितने परसेंट स्टडी कर रहे हैं 24 आवर्स में, जिसके लिए आपने सारे काम वगैरह जो है वो ढूंढे हैं? कहीं आप ओवर बुकर तो नहीं है, आप प्रोक्रेस्टिनेटर जो है उसकी टाइप की ओवर बुकर तो नहीं है? आपने आज जाके जो है वो अपने आप को जो है वो सर्च करना है, ढूंढना है। ठीक है जी। बाजी आते हैं नोवेलिटी सीकर, यानी कि हर रोज कोई नयापन ढूंढना। नई नई चीजें ढूंढना बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी लाइन से हट जाना बहुत खराब है। मेरे पास एक स्टूडेंट आए जिन्होंने वेबसाइट के हवाले से उन्होंने कुछ सीखना था, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से उन्होंने कुछ सीखना था। तो मैंने उनके अंदर एक चीज़ देखी कि वो हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ के पीछे भागते हैं, यानी कि वो 10-15 दिन एक चीज़ को करेंगे, उसके बाद फिर वो यूट्यूब पर किसी और स्किल को देखेंगे तो वो पिछली स्किल को छोड़ देंगे, वो कहेंगे इस स्किल को सीखने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो जब वो उस चीज़ को छोड़ देंगे, तो जो वो 15 दिन उन्होंने उस चीज़ पे लगाए हैं वो भी वेस्ट जाएंगे। तो मैंने उनके अंदर ये जब चीज़ देखी ना, तो मैंने सबसे पहले उनको ये एक चीज़ समझाई कि बेटा देखें, आपको अगर आपको वेबसाइट या वेब डिज़ाइनर बनना है तो फिर आपको इसके साथ कमिटेड होना पड़ेगा। इस चीज़ को सीखते हुए आपको कहीं पर लगेगा कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, तो ये मुझसे हो नहीं रही है, तो आपको जो है वहाँ पर उसको जो है वो गिव अप नहीं करना है, बल्कि आपको वहाँ पर अपनी वीकनेस देखनी है। आपकी किसी नई चीज़ की तरफ
नहीं दौड़ना है। अगर आप नई चीज़ की तरफ भागेंगे, हो सकेगा कि एक स्टेज पर वो भी मुश्किल हो जाएगी, तो आपने उस मुश्किल को आसान बनाना है, बजाय कि आप उसको छोड़ दें। तो अगर आप एक लाइन सेलेक्ट करते हैं, एक डिग्री को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर उसको जी जान करके लगाएं, क्योंकि बंदे का स्कोप होता है, डिग्रीज का स्कोप नहीं होता। ठीक है, अगर आप एक चीज़ में दी बेस्ट हैं तो वहाँ पर आपकी जैसा कोई काम नहीं कर सकता। कोई भी डिग्री आती है, कोई भी स्किल आती है, हर एक स्किल, हर एक डिग्री की सोसाइटी के अंदर वर्थ है। आप जो भी सीखते हो उसकी वर्थ है, बस आपको उसके अंदर दी बेस्ट करके देना है। अब जिस तरह से अगर आप CSS और PMS और कम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ या आपने ब्यूरोक्रेसी को सिलेक्ट कर लिया है, तो बेटा आप इसके साथ इतना सिंसियर हो जाएं कि आपने ये नहीं देखना कि जब आप 2-3 मंथ लगा के इसकी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और फिर आपको लगे कि यार अब मेरा पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, तो मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, आपको एक चीज़ को कंप्लीट करना है, उसके अंदर अपनी कैपेसिटी को देखना है, आपको हर दूसरे दिन जो है वो नए ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, अपनी लाइन को जो वो आपने क्लियर करना है, अपनी लाइन के ऊपर आपने स्ट्रिक रहना है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, इस तरह के हैं, तो आज से ही ये चीज़ें छोड़ दें। ठीक है, ये एक बड़ी ही एक कैची पिक्चर है। अगर आप ये देखें तो आप क्या समझते हैं कि नेवर अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स। आप कोई भी काम शुरू करें, आपको आपके लिए हर स्टेप मैटर करता है, हर स्टेप आपके लिए मैटर कर रहा होता है। हर छोटे से छोटा स्टेप किसी भी काम को करने में बहुत अहम होता है, अदरवाइज आपको बहुत लंबी छलांग लगानी पड़ती है और सम टाइम आप गिर भी जाते हैं। अब जैसे कि जो कि ज़्यादातर सुनने वाले स्टूडेंट जो हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं और वो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जब आप एक टॉपिक को तैयार करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए आपके हर स्टेप को जो है वो देखना बड़ा ज़रूरी है। एक एक छोटे छोटे स्टेप पे आप उसको गौर से आप चलें। आपने अगर आज एक टॉपिक को, छोटे टॉपिक को तैयार किया है, फिर उसी छोटे टॉपिक के साथ साथ बढ़ते बढ़ते आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा और आपके वो टॉपिक जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक के साथ रिलेट करते चले जाएंगे। तो एक छोटे से टॉपिक को भी जो है वो आपने निगलेक्ट नहीं करना। तो आप लाइफ में कोई भी काम करें, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कोई स्किल सीखना हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो दीन को सीखना हो, हर छोटा स्टेप बड़ा मैटर करता है। इस पिक्चर से आपको जो है वो शो हो रहा होगा कि जब एक छोटे छोटे स्टेप से आप स्टार्ट करते हैं तो आप कितनी आसानी से ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे स्टेप आप नहीं लेते, आप बड़े बड़े स्टेप ले रहे होते हैं, तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। प्रोक्रेस्टिनेशन के हवाले से, और जब आप लेज़ी होते हैं और आपके काम में जो है वो रेगुलरिटी नहीं होती, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। अगर आप इस हदीस को देखें, वंस द प्रॉफिट केम व्हाइल अ वुमन वाज सिटिंग विद मी, he said, who is she? I replied, she is so and told him about her excessive praying. He said disapprovingly, do good deeds which is within your capacity without being overtaxed, as Allah does not get tired of giving rewards, but surely you will get tired at the best deed, act of worship in the sight of Allah is that which is done regularly. ये हदीस आपको कंसिस्टेंसी और रेगुलर होने की अहमियत को बता रही है। आप कोई भी काम करें, उसको आप रेगुलरली करें। कोई भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, गुड डीड्स कर रहे हैं, उसको अगर आप रेगुलर करेंगे तो वो ज़्यादा अल्लाह के यहाँ जो है वो पसंद किया जाएगा।
वहाँ पर उसकी अमाउंट को नहीं गिना जाएगा, वहाँ पर उसकी रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी को देखा जाएगा कि वो कितना कंसिस्टेंट तरीके से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात की कि अल्लाह आपको रिवॉर्ड देते हुए बिल्कुल नहीं थकता, आप जितना करोगे, लेकिन आप अपने अच्छे अमाल करते हुए भी एक टाइम पर थक जाते हो अगर आप उसको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करते हो। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप एक चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहें, आप पहला स्टेप लें, आप उसको रेगुलरली उस चीज़ को करें। कितनी अमाउंट में आप करते हो डज नॉट मैटर, बट आपने फर्स्ट स्टेप लिया है, इट्स मैटर। ओके, आप उसको रेगुलर कर रहे हो, कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि आप छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो, वो भी बहुत मैटर करते हैं। आप उसका पहला स्टेप लें, रेगुलरली करें, कंसिस्टेंसी से करें। तो हमारे प्यारे नबी ने कितनी खूबसूरत बात की है कि आप एक चीज़ को करो, लेकिन रेगुलरली करो। अल्लाह पाक मुस्तकिल मिजाजी को, कंसिस्टेंसी को, रेगुलरली को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एक और हदीस है, परफॉर्म योर डीड्स प्रॉपरली एंड इन मॉडरेशन एंड नो दैट वंस डीड्स विल नॉट कॉज एनी वन ऑफ you to enter heaven, and that the most beloved of action to Allah are the most consistent ones even if little in amount। वही बात जो मैंने आपको की कि आप जब भी कोई अच्छा काम करो तो आप उसकी परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपरली करो और मॉडरेशन की सूरत में करो। देखिए, इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी आ जाती है, वो इंस्पायर भी हो जाता है, उसका डाउन टाइम भी आता है। तो एक बेहतरीन इंसान वही है जो चीज़ों को मॉडरेशन की सूरत में लेकर चलता है, यानी कि दरमियाने लेवल पर लेकर चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि बेहतरीन इंसान वही है जो मॉडरेट है, जो मॉडरेशन के हिसाब से चलता है। जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो अल्लाह को नहीं भूल जाता, और वो जब बहुत ज़्यादा गम में होता है तो वो बहुत ज़्यादा मायूस नहीं हो जाता। ठीक है, तो एक मॉडरेशन में रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो काम के हिसाब से है, आप एक काम को कर रहे हो, आप उसको जो है वो आप एक तरीके के साथ करो। तो इबादत हो, अच्छे अमाल, आप लाइफ का कोई काम कर रहे हैं, आपको उसका फर्स्ट स्टेप लेना है, परफेक्शन आना, और उसके अंदर जो है कितना आप उसको बेहतर तरीके से कर पाते हो, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होता चला जाता है। लेकिन उसके अंदर जो रेगुलरिटी होती है, जो कंसिस्टेंसी होती है, उसको फर्स्ट स्टेप में ही लेकर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेज़ीनेस से बचना चाहते हैं तो उसके हवाले से कुरान पाक में जो सूरह तौबा है, आई थिंक सो अरेंजमेंट में ये सूरह नंबर 9 है, इसकी आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मालकुम इज़ा क़ील लकुम मुनफिरू फ़ी सबीलिल्लाहि असाक़लतुम इलल अर्दि अरदईतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिराति फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिराति इल्ला कलील। मोमनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि खुदा की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम काहिली के सबब से ज़मीन पर गिरे जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते। क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो बैठे हो? दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे तो आखिरत के मुकाबले में बहुत ही कम हैं। तो देखिए, कुरान पाक भी लेज़ीनेस और एक काम में रेगुलरिटी ना लाने और कंसिस्टेंसी के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया है कि जब भी अगर तुम लेज़ी होगे तो तुम अल्लाह की राह में नहीं निकल पाओगे, तुम सीधा रास्ता नहीं इख्तियार कर पाओगे। तो तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन से खुद को बचा कर जो है वो अपने आप को एक्टिव रखना होगा, प्रोएक्टिव होना होगा। देखिए, हम मुसलमान हैं, हम एक्टिव ही अच्छे लगते हैं, हम मोमिन हैं, हम एक्टिव ही अच्छे लगते हैं, कॉम्पिटेंट ही अच्छे लगते हैं। हमें हम इस दुनिया में आए हैं, जिस पीरियड के लिए आए हैं,
हमें उस पीरियड को जो है वो एक कॉम्पिटेंट बनाना है, सोसाइटी को सर्व करके जाना है और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करके जाना है। लोग अपनी कैपेसिटी से बढ़कर कुछ करना चाह रहे होते हैं, जो कि वो भी रॉन्ग है। अपनी कैपेसिटी से कम कर रहे होते हैं, वो भी रॉन्ग है। जैसे कि मैंने आपको मॉडरेशन का कॉन्सेप्ट बताया कि आप मॉडरेशन में रह कर करें, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। जो अल्लाह ने आपको कैपेसिटी दी है तो आप उस चीज़ को बड़े तरीके के साथ जो है वो आप कर लोगे। तो आप कुरान पाक को देखें कि कुरान पाक आपको क्या समझा रहा है। आप बजाय इसके कि हम कहते हैं कि जी कल मेरे पास पैसे होंगे तो मैं गरीबों की मदद करूंगा, या मेरे पास जो है वो कल इतने वसाइल होंगे तो मैं गरीबों की मदद करूंगा, या मैं ये अच्छे काम करूंगा। आप सोचें, आपके पास कोई ना कोई कैपेसिटी होगी। अब देखिए, अगर मेरे पास जो है जो कैपेसिटी है, जितना मैं एक चीज़ को समझ सकती हूँ वो मैंने समझा है, अपना एक लेक्चर के ऊपर कुछ टाइम लगाया है, उसके ऊपर रिसर्च की है, और अपने मेरे चंद एक स्टूडेंट भी जो मुझे सुन रहे हैं उनके साथ ये चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ, और वो भी इस चीज़ से कुछ सीखेंगे, वो आगे सिखाएंगे, इस चीज़ को अपने वो प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे। तो मैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक डिलीवर कर रही हूँ, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिलीवर करें। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं कि व्हाई इज प्रोक्रेस्टिनेशन अ प्रॉब्लम, कि जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं तो हमें क्या नुकसान हो रहा होता है। सबसे पहले माइंड में रखें कि जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, सोचते रहते हैं, चीज़ों को डिले करते रहते हैं, तो ये आपके पोटेंशियल को और आपके कैरियर को जो है वो कमज़ोर बना देती है, अंडरमाइन कर देती है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सोच के रखा होगा, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आ रहे तो वो चीज़ वेस्ट ऑफ टाइम है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कहा होगा कि मैं इस साल ये कर लूंगा, इस साल ये कर लूंगा, इस साल, लेकिन हर टाइम जो है वो आप उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो बंदा प्रोक्रेस्टिनेट होता है वो टीम बिल्ड नहीं कर पाता। ठीक है, वो ग्रुप की सूरत में वो अपनी सोशलाइजिंग को बेहतर नहीं कर पाता है। वो बाकी लोग जो हैं वो उस काम को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करना चाह रहे होते हैं, और वो कहता है जी मैं लास्ट एंड पे कर लूंगा, और फिर उसके बाद वो हड़बड़ी मचा के और वो बाजू का वो चीज़ को कर भी नहीं पाता। इसके अलावा जब आप प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं तो आपके मोराल जो है वो, आपकी अखलाकियात जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। जब आप एक चीज़ को बेसब्री में कर रहे होते हैं और उस चीज़ का टाइम गुजर हो चुका होता है, आपके ऊपर प्रेशर आता है, तो आपके मोराल जो है वो डाउन होते हैं। इसके अलावा ये जो चीज़ है ये डिप्रेशन को बढ़ाती है। जब आप एक काम नहीं करते हो और फिर उस काम को करने का जब आपको ख्याल आता है, उस वक्त या तो टाइम कम होता है या टाइम गुजर चुका होता है, तो आपके अंदर एक लैक ऑफ करेज आता है, आपके अंदर डिप्रेशन पैदा होता है कि काश मैं ये कर लेता। हाँ, लिटरली जो लोग प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं उन्होंने अपनी जॉब्स बहुत ज़्यादा खोई हैं। मेरे अपने सोशल सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोक्रेस्टिनेटर हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और फिर एट द एंड वो अपनी उस गलती को मानने की बजाय वो जो है वो अपनी जॉब खो देते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन के और भी बहुत सारे नुकसानात हैं। तो काइंडली एज अ स्टूडेंट या आप जो भी काम कर रहे हैं आप इस चीज़ से बचें। जो काम आपको करना है वो उसी टाइम पर आप करें। बात करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से हमने बचना कैसे है। सबसे पहले तो सबसे खूबसूरत अमल जो है वो दुआ है। आप जब भी पूरे फोकस के साथ दुआ करते हो, आप जिस भी कंडीशन में बैठे होते हो, आप उसी कंडीशन को समझ कर जो है वो आप दुआ करते हो। तो सही बुखारी के हवाले से जो अपने लेज़ीनेस से अगर आपने बचना है, ये डिस्ट्रेस से आपने बचना है, या अपने कर्जे से बचना है और गम से बचना है, तो बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो यहाँ पर मैंने जो है वो लिख दी है। और मैं जो है ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप इस पर मज़ीद जो है वो आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा। तो आप ये दुआ पढ़ सकते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली व दलाई दीनी व गलबातिर रिजाल। ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज विद यू फ्रॉम वरी एंड ग्रीफ। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बहुत ज़्यादा परेशानी और गम से। फ्रॉम इनकैपेसिटी, मोहताजी से, एंड लेजीनेस और सुस्ती से। फ्रॉम
कोआर्डिस और जिसमें मेरे पास हौसला ना हो, मिजरलीनेस और कंजूसी से, फ्रॉम बीइंग हैवीली इन डेबिट और कर्जे से, एंड फ्रॉम बीइंग ओवर पावर्ड बाय अदर्स। यानी कि ये एक ऐसी खूबसूरत दुआ है कि जब आप अपने आप को गम की सूरत में पाते हैं, ये परेशानी में होते हैं, तो आप अल्लाह से दुआ करें। ये दुआ पढ़ के, अगर आप कोई ऐसा काम जो है वो आपकी कैपेसिटी में नहीं है और आपसे वो करवाया जा रहा है या आप वो कर रहे हो, तो आप अल्लाह से दुआ करो कि जो काम मेरी कैपेसिटी में नहीं है वो मुझसे दूर कर दिया जाए। और अगर आप लेजीनेस में पड़े हो और आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ को कंजूसी में कर रहे हो और चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, आपको दूसरों की तरफ से ओवर पावर्ड किया जा रहा है, तो आप अपने आप को जो है वो संभालो इस हवाले से। तो ये बड़ी एक खूबसूरत एक मैंने आपको बताया कि आपने प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचना है। उसके अलावा कुछ और तरीके हैं कि सबसे पहले आप दुआ के बाद आप नोट करें कि आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स है, ये स्लीपिंग पैटर्न है, वो क्या है। आपको इशा की नमाज पढ़ के तकरीबन, जिस तरह आप स्टडी करते हो, आपने स्टडी का एक टाइम रखा हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप स्टडी को 9 PM जो है वो आप स्टॉप कर दें। उसके बाद आपको जो है वो कोई ऐसा काम करना है जो कि काम के अलावा हो, यानी कि आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, देन आपको सोने के लिए जाना है। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है आपने अपने स्लीपिंग पैटर्न को जो है वो आपने समझना है। आप तकरीबन 10 बजे तक जो है वो सो जाएं, रात को आप 3 बजे उठें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, कोई एक सूरत जो है उसको आप सीखने की कोशिश करें उस दौरान में। और फिर उसके बाद जो है वो आपको एक काम जो है वो डेली रात को करना चाहिए कि आपको नेक्स्ट डे के जो टास्क हैं वो लिख के रखने चाहिए। उसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता होगा कि नेक्स्ट डे आपने करना क्या है, ठीक है। और फिर टास्क में आपने प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा टास्क जो ज़रूरी है, जो मुझे पहले करना है। अगर आपको पता नहीं होगा कि नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, आपने टाइम टेबल नहीं बनाया होगा, तो चीज़ें रैंडमली चल रही होंगी और बहुत सारी चीज़ों को आप इकट्ठा कर रहे होगे, तो आप स्ट्रेस में भी आओगे, डिप्रेशन में भी आओगे। तो आपको लिख के रखना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए और प्रायोरिटाइज करना हो चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ कि आपको अपनी लाइफ का पर्पस जो है वो हमेशा याद रखना है। हमारे प्यारे नबी जो हैं उनके सोने की हैबिट्स बहुत खूबसूरत थी। वो जब उन्होंने रात भर इबादत करनी होती थी तो वो तो पैटर्न कुछ और ही होते थे। और लेकिन जो उनका रूटीन एक पैटर्न है कि वो रात को जल्दी सोते थे, तहज्जुद की नमाज में उठते थे और फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो सहाबा को लाइफ का पर्पस याद करवाते थे। जब आप फजर के टाइम उठते हैं या तहज्जुद के टाइम उठते हैं और फजर का टाइम लेते हैं, तो जो आगे के जो आवर्स होते हैं वो बड़े अच्छे वर्किंग आवर्स होते हैं। मैंने खुद ये प्रैक्टिकल करके देखा है और मैं एग्री करती हूँ। जब भी मैंने इस प्रोक्रेस्टिनेशन की जो है वो सॉल्यूशन के हवाले से ये चीज़ सुनी, तो जो 6 से 10 का टाइम होता है ना, ये वाकई बहुत पीक टाइम होता है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप सीख पाते हो, कर पाते हो और बड़ा जल्दी जल्दी वो चीज़ें हो जाती हैं और आप पूरे दिन को बड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हो, चाहे वो आप एक एज अ स्टूडेंट हो। एज अ स्टूडेंट अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि जो आपको तकरीबन 10 बजे सो जाना चाहिए नमाज वगैरह पढ़ के। 3 बजे आप उठें, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें। आपने कोई एक सूरत जो है वो आपने सेलेक्ट किए कर ली है कि आपने उसकी एक आयत को पढ़ना है, उसके तर्जमे को पढ़ना है, उसको याद करना है। उसके बाद आप 3-4 बजे तक जो है आप वो फजर को करें। फजर के बाद आप एक्सरसाइज का वॉक का जो है वो आप 15 से 20 मिनट निकालें या आधा घंटा आप निकालें। उसके बाद आप अपनी स्टडी जो भी आपने स्केड्यूल बनाया हुआ है आप उसको करना स्टार्ट करें। देन अगर आप जॉब करते हैं या आप फिर उसको उसके हिसाब से आप उसको जो है वो आप मैनेज करें। फिर जो भी आपका पूरे दिन का एक काम करने का जो स्केड्यूल है, जो आपने जो टॉपिक्स प्रायोरिटाइज कर रखे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने इम्तिहान के दौरान अपनी सोशल लाइफ को, अपनी एक्सरसाइज को, अपने खाने को और अपनी स्लीपिंग को जो है वो मेंटेन करके रखें। 9 से पहले आपको जो अपना काम बंद कर देना चाहिए। उसके बाद आप बाथ लें, नमाज पढ़ें या घर वालों के साथ बात करें और देन फिर आप जो है वो सोएं। तो इस तरह से आप जो है वो अपने आप को एक्टिव भी रखेंगे, अपने काम की तरफ अपने आप को माइल रखेंगे, एक प्रायोरिटाइज चीज़ें करके रखेंगे, तो एक स्केड्यूल के साथ आप चलेंगे
तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन से भी बचेंगे, डिप्रेशन से भी बचेंगे, और आप एक अच्छा रिज़ल्ट अपनी लाइफ में जो है वो आप हासिल करेंगे। तो एज आ मुसलमान, एज अ मोमिन, हमें कॉम्पिटेंट रहना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत मैनुअल, बहुत ही खूबसूरत एक पैटर्न है जो हमें दीन ने दिया है कि हमें नेचर के हिसाब से कैसे चलना है। आई होप कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स को आज के मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को जो है वो इसी तरह का एक टॉपिक जो है उसके ऊपर आपके साथ जो है वो लेक्चर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे इस RS के फार्मूला के तहत जो है वो 4 डेज़ क्लासेस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की चलती हैं। एक दिन जो है वो एक इस्लामिक शॉर्ट कोर्सेज पे जो है वो बात होती है। इसी तरह के टॉपिक आपके साथ जो है वो डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि हमें दीन को भी सीखना है। और डिजिटल स्किल पर जो है वो वीकली जो एक क्लास जो है वो 2 से 3 घंटे की होती है, ताकि आप अपने डिजिटल स्किल्स को भी इन्हांस करके जो है वो अपने आप अपनी इनकम स्टार्ट करें। तो आई होप कि आपको जो है वो मेरा आज का ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह पाक आपको और मुझे इसकी जो है वो जज़ा अता करे। सब पर अल्लाह पाक की रहमत हो। इन नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।